हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल चाणक्य कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, जैसे कि लास्ट टाइम मैंने आपको शासन प्रणालियाँ बताई थी कि कितने प्रकार की शासन प्रणालियाँ हैं, तो उसमें और हम थोड़ी सी और चीज़ें बताता हूँ मैं आपको। तो मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम हमारी पॉलिटी की पहली वीडियो में, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि संवैधान गणतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र किसे कहते हैं शासन प्रणालियों के अंदर, और भारत एक कैसा देश है ना। तो भारत संसदात्मक प्रणाली वाला देश है, गणतंत्र है, लोकतंत्र तो है ही है। तो चलिए अब आगे हम और प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे, एक दो जो बची हैं, बाकी आगे स्टार्ट करते हैं। अभी बच्चे संविधान शुरू नहीं हुआ है, ये ध्यान रखें। अभी मैं केवल राज्य व्यवस्था के विषय में बता रहा हूँ कुछ ही, ठीक है, तो समझते रहेंगे। तो बच्चों, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था संवैधानिक प्रणालियों के विषय में, शासन प्रणालियों के विषय में। तो उसमें अगली जो प्रणाली है हमारी बच्चों, वो है राजतंत्र। क्या है? राजतंत्र। ये नहीं मैंने आपको बताई होगी, राजतंत्र। अगर आप राजतंत्र की बात करते हैं बच्चों, पहली चीज तो ये समझने की जरूरत है कि इसमें जो पद है, जो हेड ऑफ स्टेट का पद होता है, हेड ऑफ स्टेट का मतलब राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष मेरा कहने का बस इतना सा मतलब है कि यहाँ हम राष्ट्राध्यक्ष ना कहें, बल्कि यूं कहें, इसमें जो राजा होता है, तो ये मुखिया हो गया, सर्व प्रमुख, सबसे प्रथम आदमी हो गया राजतंत्र के अंदर। और इसका जो पद होगा बच्चों, तो वो क्या होगा? वो वंशानुगत होगा, वंशानुगत हस्तांतरित पद। तो बच्चे, होता क्या है इसके अंदर कि इसमें हमें एक चीज देखने मिलेगी, और वो ये है कि इसमें पद हमेशा वंशानुगत रूप से हस्तांतरित हो जाते हैं। जैसे कि इस राजा का बेटा ही क्या बनेगा? राजा बन जाएगा। ठीक है, इस राजा का बेटा राजा बन जाएगा। तो ऐसी प्रणाली राजतंत्र प्रणाली कहलाती है। लेकिन आप देखते हैं ये सर्व प्राचीन प्रणाली है। अक्सर आप अगर इतिहास उठा के देखेंगे तो आपको राजाओं का जो इतिहास मिलेगा, चाहे वो मौर्य काल हो, चाहे गुप्त काल हो, चाहे कोई सा भी काल हो, तो राजतंत्र में राजा का बेटा अक्सर राजा बनता है। ठीक है, इसको हम वंशानुगत हस्तांतरित प्रणाली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वंशानुगत रूप से जो राजा का बेटा होगा वो राजा बन जाएगा और गद्दी उसको ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, जब राजा मर जाएगा तो इसलिए प्रणाली बच्चों सर्व प्राचीन प्रणाली है। इतिहास में इसी का आप जगह जगह जिक्र देखते हो, चाहे वो कोई सा भी युग हो। बाय द वे, इसके बाद अगर बच्चों हम देखते हैं, लेकिन आज की डेट में बिल्कुल वैसे राजतंत्र तो नहीं रहे, अब आ गए बच्चों संवैधानिक राजतंत्र। कैसे? कुछ बच्चों को ये लग रहा होगा कि मैं लिखा नहीं रहा हूँ, तो एक बात ध्यान रखना, मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा आपको, आप डाउनलोड कर लेना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से। ठीक है, इसलिए चिंता की जरूरत नहीं है, केवल समझिए चीजों को। नोट्स में अपलोड कर दूंगा, टेंशन मत लो उसकी, उन्हें पढ़ लेना। बाकी समझना मैटर करता है, रटना नहीं है कुछ भी। तो बच्चों, वैसे राजतंत्र तो आज की डेट में रहे नहीं, आप देखते हैं, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र जरूर है आज भी। और वैसे कुछ एक राजतंत्र अगर मैं बता दूं तुम्हें, तो आप देखेंगे कि कुछ अफ्रीकन कंट्री हैं। क्या है? अफ्रीकन कंट्री, अफ्रीकन देश है, तो उनमें पूर्णतः राजतंत्र भी देखने को मिलता है। जैसे एक कंट्री है ब्रुनेई, ब्रुनेई एक कंट्री है, आप देखेंगे कुछ अफ्रीकन देश हैं। तो अफ्रीकन देशों में आज भी, तो अंधकार महाद्वीप कहा जाता है जो अफ्रीका महाद्वीप है, तो वहां के देशों में आज भी राजतंत्र है। राजा होगा, राजा का बेटा राजा बनेगा और वो जनता पे क्या करेगा? शासन करेगा। इसी बीच आज लेकिन तुम देखते हो कि जैसे भारत है, तो भारत तो पूर्ण गणतांत्रिक देश है, और ऐसे और भी देश हैं, तो उनके अंदर कुछ अन्य व्यवस्थाएं हैं। जैसे अब राजा के साथ अगर सब कुछ करिए, राजा है भी, हम पुरानी व्यवस्था को नहीं खत्म करना चाह रहे, तो उसके साथ साथ राजा भी होगा और साथ साथ संसद भी होगी। मेरा कहने का मतलब यह है, राजा का पद तो वो बना ही रहेगा, साथ साथ संसद होगी, उनका अपना एक संविधान होगा। तो ऐसा तंत्र जो कहलाएगा बच्चों, वो कहलाएगा संवैधानिक राजतंत्र। क्या कहलाएगा? संवैधानिक राजतंत्र। या इतना भी कह सकते हैं आप कि जनता के द्वारा चुने गए लोग भी हैं, यानी संसद है, पार्लियामेंट है। उस पार्लियामेंट का नाम अलग अलग हो सकता है, जैसे भारत में संसद है, कहीं कुछ और है। तो संसद है अगर और राजा भी है, तो वो तो संवैधानिक राजतंत्र कहलाएगा। वो वैसा राजतंत्र नहीं रहेगा जो कभी पुराने समय में कि राजा है जो कहेगा वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आज के डेट में उस राजा पे भी नियंत्रण रहेगा, किसका? संसद का। या यूं कह लो, मुख्य फैसले जो लेगी संसद लेगी, बस वो नाम का क्या होगा?
राजा होगा। अब ऐसा तंत्र जो कहलाएगा, ऐसा शासन प्रणाली जो कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी बच्चों? संवैधानिक राजतंत्र। अच्छा, तो ऐसा हो सकता है कि संवैधानिक राजतंत्र जो है वो अन्य देशों में हो, किसी देशों में हो? तो बच्चों मैं बता देता हूँ कि जो आज की डेट में संवैधानिक राजतंत्र है वो बहुत सारे देशों में है। किस तरह से? अगर आप ब्रिटेन को ही देख लो, ध्यान से समझना, संवैधानिक राजतंत्र, इसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप एक चीज पाएंगे, वहां संविधान उनका लिखित तो है नहीं, लेकिन कोई संविधान तो है, लिखित नहीं है लेकिन संविधान है, कानून है, कुछ ना कुछ जो परंपराएं हैं वही कानून है। तो संविधान यानी संसद है और उनकी रानी भी होती कि नहीं। ऐसे तंत्र को हम संवैधानिक राजतंत्र कह सकते हैं। राजतंत्र इसलिए क्योंकि वहाँ राजा है या रानी है, और संवैधानिक इसलिए क्योंकि वहाँ संविधान है, कानून है, संसद है वहाँ। तो ऐसे तंत्र को हम संवैधानिक तंत्र बोलते हैं बच्चे। और मैं बता दूं, अगर स्पेन संसद है, स्पेन में भी यही हालत है, आप देखोगे। अब मैं बता दूं आपको जापान, तो ऐसे ही देश हैं। और खास तौर से हमें पढ़ना है जिसके बारे में बात कर रहा हूं वो है ब्रिटेन। ठीक है, क्या बोलेंगे आप? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन क्या है? संवैधानिक राजतंत्र है, वहाँ राजा भी है और एक तरह का संविधान या संसद भी है वहाँ, तो इसलिए ये संवैधानिक राजतंत्र होगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका, ब्रिटेन किस प्रकार का देश है? तो संवैधानिक राजतंत्र आप कह सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि राजतंत्र भी है ये। ठीक है, और राजतंत्र में और कौन से कंट्री आ सकते हैं? खाली राजतंत्र में संवैधानिक राजतंत्र ना कहें तो सऊदी अरब आ सकता है। सऊदी अरब के जितने मुस्लिम कंट्रीज है, जैसे यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात, तो उसकी हालत भी कुछ इसी तरह की है क्योंकि वहां आप देखते हैं राजा ही होते हैं और उन्हीं के बच्चे जो हैं वो आगे चल के राजा बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट बच्चे। कुछ तानाशाही लोकतंत्र है जहां तानाशाही चलती है ना, डिक्टेटरशिप बोलते हैं तानाशाही को। और वहां क्या होते हैं? राजा के रूप में क्या होते हैं? तानाशाह। क्या होते हैं? तानाशाह। तानाशाह क्यों कहते हैं? तानाशाह इसलिए बोला जाता है इनको, तो बच्चे ये जो है अपने मन की करते हैं, है ना। अपने मन की का मतलब जो, यानी कि जो शक्ति होगी इस केस में, शक्ति वो एक व्यक्ति के हाथ में होगी। संसदात्मक व्यवस्था में ऐसा नहीं होता। जैसे सपोज करिए, अगर आपका देश है तो संसदीय व्यवस्था है, एक आपके देश के अंदर संसदीय व्यवस्था है, तो आपके यहाँ अगर मोदी जी कोई ऐसा फैसला ले बैठे हैं जो जनता के हिसाब से बिल्कुल गलत हो। जैसा आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ, हालांकि सब जानते हैं ये फैक्ट आज की डेट में। उत्तर कोरिया एक कंट्री है और जिसका जो तानाशाह है उसका नाम है किम जोंग उन। तो उसका ये है कि उसने यहाँ तक कानून बनाए कि बाल भी लोग हेयर स्टाइल जो रखेंगे वो उसी की तरह का रखेंगे। तो ये कोई, मुझे नहीं लगता ये स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है, ये लोगों की स्वतंत्रता का हनन है कि भाई ये तो तुम्हारी मर्जी हो गई, तुम अपनी मर्जी को थोप रहे हो लोगों पे। तो यही तो तानाशाही है। उस एक ही व्यक्ति के हाथ में क्या है? शक्ति। तो जैसा चाहेगा वैसा लोगों से करवाएगा। लेकिन सोचिए, अगर ये कानून मोदी जी हमारे देश के अंदर लागू कर दे तो लोग इसका विरोध करेंगे। लोग नहीं बल्कि उन्हीं के मंत्री विरोध करेंगे कि साहब ये क्या बात हुई, ये तो आप लोगों की क्या छीन रहे हो आजादी, ये तो आर्टिकल 19 का हनन है जिसमें हमारे देश के संविधान में स्वतंत्रताएं दी है नागरिकों की। ठीक है, तो समझ गए ना तानाशाही क्या है। तो डिक्टेटरशिप भी है बहुत सारे देशों में, कुछ में डिक्टेटरशिप के साथ साथ एक मतलब कह सकते हैं कुछ तंत्र भी है, अन्य तंत्र बने हुए हैं, अन्य ऑर्गेनाइजेशन है साथ साथ उसके। तो पूर्ण तानाशाही कुछ ही देशों में मिलती है, जिसका सर्वोच्च उदाहरण जो है उत्तर कोरिया है, आप जान लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो एक साम्यवाद होता है बच्चों, साम्यवाद और समाजवाद, तो वो खैर विचारधाराएं को अलग देख लेंगे। ठीक है, इसमें नहीं पढ़ा रहा मैं। तो हमने ये देखा बच्चों कि तानाशाही और संवैधानिक राजतंत्र की हमने बात करी। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे तो अब हम धीरे धीरे संविधान की ओर बढ़ते हैं। अगर संविधान की ओर बढ़ते हैं तो एक चीज मैंने कल आपको पढ़ाई थी, शासन। और शासन मैंने बताया था सरकार जो करती है वो शासन है, लेकिन शासन के कुछ अंग है अपने। इस शासन के क्या अंग है चला देख लेते हैं। तो आप देखेंगे विधायिका, कार्यपालिका। अगर किसी को बच्चों ये इंग्लिश में भी जानने हैं तो बता देना, मैं इंग्लिश में नहीं लिख दिया करूंगा। अभी इंग्लिश में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि समय लगता है, 2 गुना समय लगता है लिखने में। कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका। फिर भी अगर किसी को चाहिए तो मैं लिख दिया करूंगा, ऐसा कोई इशू है नहीं। न्यायपालिका। अब आप देखिए, शासन इन्हीं के माध्यम से तो चल रहा है। शासन प्रशासन में डिफरेंस कर बताया था मैंने आपको।
तो अगर आप देखते हैं ये विधायिका जो है इसके अंदर आपका राज्यसभा, लोकसभा, ऐसे ही बता रहा हूँ मोटा मोटा अभी, क्योंकि अभी हम इस पे, क्योंकि इसका भी अपना आर्टिकल है उसमें पढ़ेंगे, अभी उस मोटी मोटी बात संविधान तक पहुंचना है मुझे। लोकसभा, राज्यसभा, इसके अंदर इन्हीं का मुखिया जो है पीएम, ठीक है। इनका काम क्या है? कानून बनाना, कानून बनाना, इनका काम क्या हुआ बच्चों? कानून बनाना। ये कानून बनाएंगे साहब। विधायिका नाम में है विधायिका, विधायिका माने विधान बनाने वाली पालिका, सॉरी विधान बनाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था, ठीक है। कार्यपालिका कौन है? कार्यपालिका, कार्य माने कार्य में लाना, एग्जीक्यूट करना, लागू करना। भाई एक बात बताओ, कानून तो बना दिया, वो कानून सही है गलत इस बात को लास्ट फाइनली कोई वेरीफाई तो करेगा, है ना, उसमें मोहर तो लगाएगा, ठीक है। जैसे आपके घर में बहुत सारे कानून बनते होंगे, लाइक आपकी मम्मी ने हो सकता है डिसीजन ले लिया हो किसी चीज का कि मुझे ये करना है, लेकिन फाइनली आपके पिताजी से अनुमति लेनी होगी। तो पिताजी क्या है? कार्यपालिका। अगर उनकी हाँ है तो है, नहीं तो नहीं। तो कार्यपालिका में बेसिकली राष्ट्रपति और संबंधित अधिकारी आते हैं, ठीक है, बेसिकली राष्ट्रपति। तो मैं मेन लिख रहा हूँ, मैंने कहा भी मोटी मोटी बात बता रहा हूँ। उनका काम क्या है? इसी कानून को क्या करना? वेरीफाई करना, लागू करना। लागू करने का मतलब जस्ट इतना है कि बच्चों ये मोहर लगा देंगे और ये लागू हो जाएगी। व्यावहारिक स्थिति आप भी जानते हैं कि राष्ट्रपति ज्यादा पावरफुल नहीं होता, सरकार जो चाहती है राष्ट्रपति वो करता है, ठीक है। तो ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। और तीसरी व्यवस्था जो सबसे अलग है और इनसे पृथक है, इनसे पृथक है, इनका कोई प्रभाव उस पर नहीं है, ठीक है। ये तो आपस में प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन न्यायपालिका एक पृथक जो है संस्था है और इसका काम ये है, सपोज करिए सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जो कुछ लोगों को या देश के लोगों को अच्छा नहीं लगा, या वो उनके हित में नहीं है, या उनके किन्हीं अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वो व्यक्ति उसको चैलेंज कर सकता है। कहाँ? न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका का काम है किसी भी अधिकार का यदि हनन हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो उसके प्रति, उसके खिलाफ आपको न्याय दिलाने का काम कौन करती है? न्यायपालिका। न्यायपालिका लाइक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो अलग अलग है स्थिति, वो बाद में न्यायपालिका में पढ़ाएंगे। अब ये बात आपको समझ में आई? भाई एक बात समझना जरा, इनको किसने अधिकार दिया कि ये कानून बनाएंगे? इनको किसने अधिकार दिया कि लागू करेंगे? इनको किसने अधिकार दिया कि न्याय दिलाना है? तो बच्चे एक सर्वोच्च चीज का नाम लेने वाला हूं मैं, जिसका नाम है संविधान। क्या नाम है? संविधान। और संविधान का एक्चुअली काम है इनको शक्ति बांटना या शक्ति विभाजन। संविधान में पहले ही शक्तियों को वितरित या विभाजित कर दिया गया है, शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। संविधान ने सबकी शक्तियों का विभाजन किया है कि साहब आपका बस इतना ही काम है, ये काम आप अपने हाथ में नहीं लेंगे। और किस किस आर्टिकल के तहत है, कौन कैसे करेगा, वो सारा प्रोसीजर किसने दिया है? संविधान ने। तो अब एक बात बताइए, कोई ये कहने लगे प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर कि भाई जो चाहूंगा वो करूंगा, तो कौन नहीं करने देगा? तो संविधान नहीं करने देगा, क्योंकि संविधान ने हर व्यक्ति को यदि शक्ति दी है तो उसकी शक्ति को सीमित भी किया है, उस पर सीमा लगाई है, उसको दायरा तय किया है। तो संविधान क्या है? जो शक्ति विभाजन करता है, संस्थाओं के, निकायों के, अधिकारियों के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र और राज्य तक के बीच शक्तियों का जो बंटवारा करता है। एक आएगा शक्तियों का विभाजन, में पढ़ाऊंगा तुम्हें बीच में, है ना, स्टेट और केंद्र के बीच में शक्तियां कैसे बढ़ती है और कहाँ विवाद होता है, तो वो अभी नहीं। तो संविधान यहाँ शक्तियों का विभाजन करता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन सब से भी ऊपर कौन है? संविधान। तो मैं बता दूं, शासन में अगर सर्वोच्च कानून है, कोई सर्वोच्च अगर कुछ है, आप देखते हैं तो सर्वोच्च संस्था अगर कोई है तो वो क्या है? संविधान है। अगर शासन में, कानून में, विधि बनाने में, या जो भी हो, शक्तियों के मामले में, या राज्य व्यवस्था कह लो, भारतीय राज्य व्यवस्था में अगर कोई सर्वोच्च स्थान किसी चीज को प्राप्त है तो वो किसको हो बच्चों? संविधान को। लेकिन संविधान बोल तो नहीं सकता ना, संविधान को लागू करवाना भी तो इन्हीं लोगों का काम है। संविधान के अकॉर्डिंग काम हो उस चीज का भी इन्हीं का काम है, खासतौर से न्यायपालिका का काम है, वो आगे देखेंगे हम। फिलहाल आपने एक चीज देख ली यहाँ की संविधान, इनमें हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च जो है वो कोर्ट है संविधान। संविधान ही इन लोगों को ये तय करता है कि इसको कौन काम करना है, कौन सा काम करना है और कितना काम करना है ना, किसका और किसके अधिकार क्या है, किसकी शक्ति क्या है। तो यही तो है शक्ति विभाजन। अब एक शब्द उठा लेता हूँ मैं, शक्ति विभाजन। यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। अभी ये मोटा मोटा बताया है, ठीक है बच्चों। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ वीडियो बन भी पा रही है या नहीं, कभी बेकार ही मेहनत करता रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए
अब बच्चों एक चीज देख लेते हैं हम कि शक्ति विभाजन की अभी मैंने बात करी, तो ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली अभी हम एक शासन प्रणाली पढ़ रहे थे जिसका नाम था तानाशाही। क्या पढ़ रहे थे? तानाशाही। बच्चों तानाशाही में शक्ति किसके हाथ में थी? एक व्यक्ति के हाथ में। तानाशाही में शक्ति जो थी वो एक व्यक्ति के पास थी और वही था तानाशाह, और जैसा मर्जी चाहे वो वैसा कर रहा था, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो, जनता के लिए उसे फर्क नहीं पड़ रहा था। तो एक बात बताओ, शक्ति विभाजन तो नहीं है, शक्ति का बंटवारा तो नहीं है। एक्चुअली शक्ति का जो विभाजन होता है बच्चों, ध्यान से समझना मेरी बात, वो ये है, शक्ति का जो विभाजन है वो ये है कि शक्ति सभी लोगों के बीच बट जाए। अगर लाइक पीएम की अपनी पावर है, लेकिन पीएम किससे बना है भाई? एमपीज से। क्लियर? एमपीज किससे बने हैं? जनता के वोट से। तो फाइनली ये पावर किसकी है? जनता की है। अब आप सोचिए, क्या एमपी मनमाना काम कर सकता है? क्या मनमाना कार्य कर सकता है? जो चाहे वो मन में आए वो कर दे, चाहे वो हित में हो या ना हो? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एमपी अगर ये देखते हैं भाई जब कुछ गलत करेगा तो इन एमपी की जो मेजोरिटी होगी, ज्यादातर एमपीज को ये बात गलत लगेगी और वो क्या करेंगे? पार्टी छोड़कर दूसरी सरकार में दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, और जब दूसरी पार्टी में चले जाएंगे तो इस पार्टी की सरकार क्या हो जाएगी? ध्वस्त हो जाएगी। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो एक बात समझना, यही है शक्ति का विभाजन। अगर किसी भी देश के अंदर शक्ति का विभाजन है बच्चों, तो वहां तानाशाही नहीं चल पाएगी, क्योंकि एक व्यक्ति मनचाहा कार्य नहीं कर सकता। आप देखते होंगे भारत के अंदर पीएम सारे फैसले लेता है किसकी मर्जी के अनुरूप? कैबिनेट। पीएम की एक कैबिनेट होती है, मंत्रिमंडल होता है प्रधानमंत्री का, और उससे भी बड़ी होती है मंत्री परिषद। उन्हीं के अकॉर्डिंगली पीएम जो है काम करता है। ऐसा नहीं है पीएम ने सुबह उठे साहब मन में विचार आया कि भाई आज एक काम करो कि सभी जितने भी युवा हैं तो उनके लिए जो है एक एक साल उनको ग्रेजुएशन में जबरदस्ती उनको एक साल आगे बढ़ा दिया जाए। सुबह उठे और ये फैसला आया, तो ये फैसला अब ये तो ठीक नहीं है, लेकिन आया एक आदमी। भाई एक आदमी का ओपिनियन या एक आदमी के द्वारा लिए गए सारे फैसले तो सही नहीं हो सकते ना, कभी कभी वो गलत फैसले भी लेगा। तो उसी के लिए क्या है? कैबिनेट है, मंत्री परिषद है, जो उसको सलाह देने का काम करते हैं, एडवाइजर की तरह काम करते हैं, और वो लोग जनता के द्वारा चुने हुए हैं। तो ऑब्वियसली यही है शक्ति का विभाजन। यानी अगर शक्ति विभाजित है, एक ही व्यक्ति पे सारी शक्ति नहीं है, तो फिर तानाशाही नहीं चल सकती, तानाशाही नहीं हो सकती। आप देखिए पीएम जो भी काम करता है तो यहाँ विपक्ष को भी पूरा अधिकार दिया होता है कि वो उसके खिलाफ आवाज उठाए। तो पीएम अगर कोई गलत काम करेगा, या जो सत्तारूढ़ पार्टी है, सत्ताधारी पार्टी है, लाइक बीजेपी है इस समय, तो अगर वो कोई गलत काम करेगी तो ऑब्वियसली जो दूसरी पार्टी है, कांग्रेस है ना, या विपक्ष जो भी है, दूसरी बड़ी पार्टी जो भी है, तो वो लोग हमेशा उसके लिए सदन में जो है आवाज उठाएंगे कि साहब आप ये गलत काम कर रहे हो, या अन्य पार्टी, सभी पार्टी, तो वो गलत को गलत बता सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी शक्ति है। इसी को कहा जाता है शक्ति विभाजन। एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है बच्चों शक्ति विभाजन का, ये मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू। अभी मॉन्टेस्क्यू साहब कौन थे? शक्ति का विभाजन का फॉर्मूला जो दिया था मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, और ये फ्रेंच दार्शनिक थे, फिलोसफर थे। कहाँ के? फ्रांस के रहने वाले थे। फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू, जिनका नाम फ्रेंच दार्शनिक जिनका नाम क्या था? मॉन्टेस्क्यू। इन्होंने दिया था शक्ति विभाजन। और बच्चे शक्ति विभाजन हर जगह लागू होता है। आप देख लीजिए अपने फैमिली में ऐसा है, हो सकता है आपके पिताजी सर्वोपरि हो परिवार में, उनका फैसला अटल हो, बिल्कुल ना टाला जा सकता हो, लेकिन कहीं ना कहीं माता का प्रभाव भी रहता है। क्यों? पिताजी अगर कुछ गलत करते हैं तो माता उनको जो है समझा तो सकती है और रोक भी सकती है। ठीक है, तो इसका मतलब पिता हो सकता है कि वो पद में बड़े हैं, लेकिन माता के भी अपने कुछ अधिकार हैं। यही है शक्ति विभाजन। हालांकि मैंने परिवार में बताया, यहाँ राजनीति की बात चल रही है, यहाँ राजनीतिक हमें जो है एस्पेक्ट में, नजरियों में देखना है। ठीक है, बात समझ रहे होंगे आप। तो यही है शक्ति का विभाजन। तो आप समझ गए, अगर शक्ति का विभाजन ना हो तो फिर तानाशाही की तरफ बढ़ने लगता है देश। मान लीजिए कि आदमी के हाथ में पावर दे दी, जैसे आपको याद हो तो एक प्रधानमंत्री थी हमारी इंदिरा गांधी, तो उन्होंने किचन कैबिनेट बनाया, मतलब किचन कैबिनेट कहा गया उनके कैबिनेट को, 2-3 लोग होते थे, मिलकर वही फैसला ले लेते थे। और वही फैसला अगर ले रहे हैं वो लोग, मतलब
2-3 लोग ही, तो उनके फैसले गलत हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा गलत थे या सही थे, मुझे नहीं मतलब इस बात से, बट वो फैसले गलत हो सकते हैं। ठीक है, अगर 2-3 ही लोग फैसले, इसी को बोलते हैं शक्ति। अगर आप बहुत सारे लोग हैं और सब पे अपने अपने अधिकार है, शक्ति है, तो बीच में ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, यही शक्ति का विभाजन होता है बच्चों। तो आपको आई थिंक समझ में आया होगा कि शक्ति का विभाजन क्या है बच्चों। ठीक है, अब चलो बात कर लेते हैं संविधान की। जब संविधान पहुंच ही गए तो आपने जान ही लिया संविधान जो है भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है ना। संविधान एक पुस्तक है और कुछ नहीं, और वो क्या है संविधान, तो कानून, ये यूं कह लो नियमों का संग्रह, नियमों का संग्रह, अनुच्छेदों का संग्रह है। अगर हम कहें तो मूल सिद्धांतों का नियमों का संग्रह है, नियम कह लो या मूल सिद्धांत कह लो, सिद्धांत प्रिंसिपल जिनके अकॉर्डिंग हमें आगे मूव करना है हमारे देश को, तो मूल सिद्धांत पे नियमों का क्या है, संग्रह है संविधान। दूसरी बात बच्चों, ये शक्ति देता है, संस्थाओं को क्या करता है, शक्ति प्रदान करता है, साथ साथ बच्चों उनका दायरा भी सीमित करता है। क्या करता है, मैं ये कुछ कुछ बातें बता रहा हूँ आपको, दायरा सीमित करता है। ठीक है भाई, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति सपोज करिए संविधान ने उसको इतना अधिकार दिया है कि भाई राष्ट्रपति है, सपोज करिए राष्ट्रपति को अधिकार दिया है कि भाई जो भी विधायिका कानून बनाएगी उसको देखो और उस पर मोहर लगाओ, उसको वैलिड कर दो, लागू कर दो। कार्यपालिका का ये काम है बेसिकली, राष्ट्रपति का काम। लेकिन राष्ट्रपति ने क्या काम करना शुरू कर दिया, जाके सदन में बैठ के सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। वो तो अधिकार नहीं है, वो अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं होता है, तो ये तो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा। और हर उल्लंघन के लिए कोई ना कोई अन्य चीज, अन्य उसका कोई इलाज जरूर संविधान ने बताया है कि, या फिर उसके लिए एक कानून बनाया जाएगा जो भी हो, और उसका जो है रिजोल्यूशन या उसका जो है समाधान किया जाएगा, रिजोल्व करा जाएगा उसको। तो शक्ति प्रदान भी करता है और दायरा भी सीमित करता है संविधान। संविधान नियम और मूल सिद्धांतों का संग्रह है। संविधान बच्चों राज्य व्यवस्था के अंदर, खासतौर से भारतीय राज्य व्यवस्था में बच्चों सर्वोच्च है। क्या है, सर्वोच्च। मैं बच्चों कम कम बातें लिखता हूँ, जितनी बोलता हूँ उससे कम लिखता हूँ, इसलिए जिससे ज्यादा समय बर्बाद ना हो, कम समय में ज्यादा चीजें बताई जाए। रही बात नोट्स की, वो आप कोई सी भी बुक उठा लो यार, पढ़ लो, बस कोई ठीक ढंग की सी बुक हो, पढ़ लो, सभी में एक ही बातें लिखी होती, बात होती है बस समझने की। ठीक है, बाकी मैं नोट्स जो है वो क्लास, जो मैं क्लास में पढ़ाता हूँ वो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कुछ नहीं बचने वाला आपका। कोई सी भी परीक्षा में बैठो आप, या पुराने पेपर मिला के देख लो यार, ठीक है, पीसीएस तक के मिला के देख लो, आपको खुद जो है पता चल जाएगा कि मैंने क्या पढ़ाया है। ठीक है, पीसीएस प्री वगैरह के वनडे एग्जाम जितने भी हैं तो वो सब मिला के देख लो, किताबें वगैरह आती, मैं खुद टेस्ट डाल दूंगा, टेंशन मत लो। तो ये संविधान के विषय में बताया। लेकिन ये संविधान की क्रिया जो शुरू हुई है, ये संविधान जो आया है, तो ये हमारे देश में कब आया, इसका विकास कैसे हुआ, तो वो तो आधुनिक भारत में पढ़ाया जाता है लास्ट में कि संवैधानिक विकास, संविधान का विकास। संविधान का विकास तो अंग्रेजों के समय से ही होना शुरू हुआ। अंग्रेजों के समय में क्या होता था भाई, भारत में चार्टर आते थे बन के, नियम आते थे वहां से बन करके, और वो भारत में लागू होते थे। तो उन्हीं का रूप बाद में किसने ले लिया, संविधान ने लिया है। वो कुछ चीजें वहां से भी उठाई है, लेकिन केवल संविधान इतना नहीं है। तो सब अब जो हेडिंग डालने वाला हूं मैं बच्चों, तो वो डालने वाला हूँ संविधान की मांग। इस संविधान की मांग कहाँ से शुरू होती है, संविधान की मांग कहाँ से शुरू होती है, ये मुझे बताना है बच्चों। तो संविधान की मांग की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1895 बाल गंगाधर तिलक, लोहा। देखो बच्चे एक चीज समझना, वनडे एग्जाम अगर आपको देने हैं तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे फैक्ट भी पढ़ाने हैं, तथ्य, केवल समझाने नहीं है, फैक्ट भी लिखाने हैं। इसलिए मुझे फैक्ट भी लिखाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसलिए मैं सन वगैरह भी लिखाऊंगा और बहुत छोटी छोटी बातें आपको लिखाता रहूंगा, नोट वगैरह लगा के। तो यहाँ तो केवल समझिए आप, नोट्स में तुम्हें मिलेगा सब कुछ। तो 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक जो थे, उन्होंने संविधान की मांग करी थी। अगर इससे आगे बढ़ते हैं 1895 से, तो 1922 की अगर हम बात करते हैं, तो जो एम.के. गांधी, महात्मा गांधी थे, तो महात्मा गांधी जी ने एक बात कही थी, एक उनका एक स्टेटमेंट आया था बच्चों, और वो स्टेटमेंट ये था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाए, ये उनका स्टेटमेंट था।
महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारतीयों का जो संविधान है बच्चों वो किसके द्वारा बनाया जाए, भारतीयों के द्वारा बनाया जाए। 1895 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग करी थी। 1922 में महात्मा गांधी ने कहा था भारतीयों का संविधान भारतीयों द्वारा बनाया जाना चाहिए। तीसरा बच्चों 10 अगस्त 1928 नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जो मोतीलाल नेहरू ने के से संबंधित है, जो जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे। 10 अगस्त 1928 नेहरू रिपोर्ट में ये कहा गया कि जो संविधान सभा की मांग की गई, इसमें किसकी मांग की गई बच्चों, संविधान सभा। संविधान सभा का मतलब आप जानते हैं, संविधान सभा ही तो बनेगी पहले, एकदम संविधान ही थोड़ी बन जाएगा। संविधान सभा संविधान बनाएगी ना, तो संविधान सभा की मांग जो है 10 अगस्त 1928 को की गई नेहरू रिपोर्ट में। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आता है, ठीक है, और ये वाला, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। नंबर नेक्स्ट आगे चलते हैं इसी के साथ। आगे बच्चों आप देखेंगे 1934 एक साम्यवादी नेता थे, मैं इस वर्ड को भी बता दूंगा थोड़ा सा। साम्यवादी नेता जिनका नाम था M.N. रॉय, M.N. रॉय, जिनका फुल फॉर्म अगर मैं बता दूं उनके नाम की तो मानवेंद्र नाथ रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। तो जो मानवेंद्र नाथ रॉय थे बच्चों 1934 में, इन्होंने साम्यवादी नेता हैं बच्चों। ये साम्यवाद क्या है मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। तो इन्होंने संविधान की मांग की 1934 में, ठीक है, इतना मिटा देता हूँ, याद रखना। M.N. रॉय का नाम बहुत आता है, साम्यवादी नेता। साम्यवाद की पहल भारत में जो की है M.N. रॉय ने की है। अगर यूँ कह दूं मैं कि भारत में साम्यवाद के जनक कौन है तो आप इन्हीं का नाम लेंगे, ठीक है, मानवेंद्र नाथ रॉय। शॉर्टकट में इनका नाम सबसे ज्यादा पूछा जाता है M.N. रॉय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साम्यवादी नेता थे M.N. रॉय। मैं बता दूं बच्चे साम्यवाद का बेसिकली जनक जो है, बीच में बता दे रहा हूं ऐसे, साम्यवाद का जनक कार्ल मार्क्स है, और जिसने एक पुस्तक लिखी थी बच्चे दास कैपिटल। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे हमें साम्यवाद के विषय में तो बताया नहीं, तो चलो थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि ये अपने आप में एक कंसेप्ट है, एक विचारधारा है, ठीक है। साम्यवाद का जनक ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे तो वो है कार्ल मार्क्स, लेकिन भारत के अंदर साम्यवाद का जनक है M.N. रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय। साम्यवाद क्या है? साम्यवाद एक विचारधारा है, और ये ऐसी विचारधारा है बच्चों जो समानता की बात करती है। किसकी बात करती है? साम्य माने समान, साम्य अवस्था, एक ऐसी स्थिर अवस्था जहां सब लोग समान हो। समानता की बात करती है, ऊंच नीच के भाव को खत्म करना चाहती है, गरीब अमीर के भाव को खत्म करना चाहती है। आप कहेंगे बड़ी अच्छी विचारधारा है, बिल्कुल अच्छी, कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैं ये बता दूं साथ साथ इसमें कुछ उग्रता है। इसमें क्या है? कुछ उग्रता है। यानी कि ऐसा समझ लो, अगर मैं बिल्कुल व्यावहारिक कहना चाहूँ तो बच्चों, कि अगर आपको आपके अधिकार नहीं मिलते हैं तो आप एक काम करो, डंडा उठा लो और अपने अधिकार छीन लो। अब बताइए आप कि डंडा उठा लो और अधिकार छीन लो तो उससे जो है आपको आपके अधिकार क्या होंगे? मिल जाएंगे, है ना। लेकिन इसमें उग्रता आई कि नहीं? ये तो ऐसे लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। तो साम्यवाद कुछ इसी तरह की विचारधारा है जो राज्य को नहीं मानती। आप कहेंगे राज्य क्या? राज्य मतलब एक सरकार हो, सरकार अपने हिसाब से चीजों का वितरण करे, संसाधनों का वितरण करे समान रूप से। अगर सरकार होगी और समानता की बात करी जाएगी तो वो समाजवाद होगा, जैसा कि भारत में है। लेकिन जहां राज्य की कोई विचारधारा ही नहीं है बच्चों, तो फिर उग्रता है, वहां उग्रता है अपने मन से, मतलब ऊंच नीच के भाव को खत्म करना है उग्रता के साथ। तो ये उग्रता का विचार है बेसिकली, इस विचारधारा को साम्यवाद कहते हैं। उद्देश्य दोनों का एक है, समाजवाद का भी साम्यवाद का भी। साम्यवाद का भी जो है वर्गवाद खत्म करना, ऊंच नीच गरीब अमीर ये सब समाप्त करना है, लेकिन वो उग्र स्वभाव है थोड़ा सा। अच्छा, इसकी और उग्र विचारधारा है साम्यवाद की, जैसा आपका माओवाद है, जैसे चाइना में चलता है ना साम्यवाद माओवाद, ठीक है। तो बहुत सारी विचारधाराएं बन गई लोगों के हिसाब से, समय समय अनुसार इनमें चेंजेस आए। तो समझ गए ना, साम्यवाद का जनक ऑल ओवर द वर्ल्ड वो कौन है? कार्ल मार्क्स, जिसकी पुस्तक है दास कैपिटल।
और मैंने बताया भारत में साम्यवाद के जनक कौन है, एम.एन. रॉय, जिन्होंने 1934 में बच्चों संविधान की मांग की थी। ये छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ मैं, साम्यवाद को पूरा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन इतना ही याद रखेंगे आप, इनफ है आपके लिए, क्योंकि आपके यहाँ विचारधारा या आपसे ऐसा कुछ लिखवा नहीं रही है, कोई रिटर्न तो होना नहीं है कि साहब आपको ऐसे लिखिए वही कि साम्यवाद क्या है, अपने विचार प्रस्तुत करिए इस पर, तो ऐसा कुछ है नहीं। आगे बढ़ते हैं इसमें बच्चों। 1938 जे.एल. नेहरू मतलब जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा कि वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार जानते हैं आप, जो 18 साल से अबव हैं या वयस्क लोग हैं जो एडल्ट है, तो उनके मत से एक संविधान सभा बनाई जाए। क्या बनाई जाए बच्चों? संविधान सभा बनाई जाए। तो ये भी तो संविधान, देखो अगर संविधान सभा की मांग हो रही तो संविधान के लिए हो रही है, तो ये संविधान की मांग है 1938 में। अगर बच्चों इससे आगे देखते हैं हम तो 1940 की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता हो 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। द्वितीय विश्व युद्ध आप जानते होंगे क्या चला, द्वितीय विश्व युद्ध। उस सॉरी मैं क्या लिख गया, 1940 1939, हाँ तो क्या चला, द्वितीय विश्व युद्ध चला। और द्वितीय विश्व युद्ध चला तो उसी दौरान अगर मैं बता दूं तो ब्रिटेन, अब चूंकि 1947 में हम आजाद हुए, तो ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज यूं कह लो, अंग्रेज ये चाहते थे कि भारतीय जो है, अब भारतीय उस समय जो बहुत बुरी तरह बायकॉट कर रहे थे, अंग्रेजों का बहिष्कार कर रहे थे, जहां तहां महात्मा गांधी जी ने आंदोलन छेड़े हुए थे, भारतीय लोग जागरूक हो चले थे, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे आंदोलन चल रहे थे उस दौरान, तो भारतीय लोग बिल्कुल भी अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं करना चाहते थे। अब अंग्रेज ये चाहते थे कि भारत के लोग जो है हमारी तरफ से जो है द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा ले, तभी हम जीत पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं भारतीय सेना में अंग्रेजी सेना में भारतीय बहुत थे जब अंग्रेज यहाँ हुआ करते थे, तो भारतीय महात्मा गांधी ने सपोर्ट करने के लिए मना कर दिया था कि भाई कोई सपोर्ट नहीं करेगा, भारतीय लोग जो है हम जो है युद्ध नहीं लड़ेंगे, हमें क्या मतलब युद्ध से, तुम लड़ो अपना, द्वितीय विश्व युद्ध में हिस्सा तुमने लिया है। तो अब ब्रिटेन को जब दिक्कत दिखाई देने लगी तो ब्रिटेन ने एक लोभ लालच दिया अंग्रेजों को, ब्रिटेन ने अंग्रेजों ने लालच दिया भारतीयों को कि एक काम करो, तुम हमारा भारतीय लोग जो है हमारा साथ दो, हमारे साथ लड़ो, जो द्वितीय विश्व युद्ध में हमारी तरफ से लड़ो, और हम एक काम करेंगे, आपको संविधान सभा बना देंगे जैसे युद्ध समाप्त होगा, जैसे ही क्राइसिस खत्म होगा। तो ये एक लोभ लालच था 1940 में 1940 में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को दिया गया कि आप हमें सपोर्ट करो, हम संविधान सभा बना देंगे। खैर जो भी हुआ, युद्ध समाप्ति के बाद 1946 में संविधान सभा के लिए 1946 में कैबिनेट